नमस्कार आप सभी को, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खैर मकदम। किरदार बोलते हैं कि हर एपिसोड में हर बार आप एक नए मेहमान से मिलते हैं, एक नए किरदार से मिलते हैं। और आज के किरदार भी हमारे बहुत स्पेशल हैं, बहुत खास हैं। बड़े विविध रंगी निर्देशक हैं, राइटर हैं और बड़ी खूबसूरत फिल्में इन्होंने बनाई हैं। कई सारी शॉर्ट फिल्म्स करने के बाद इनका मन किया कि अब शॉर्ट फिल्म को थोड़ा सा बड़ा किया जाए। तो ऐसी बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाने वाले डायरेक्टर, राइटर मिस्टर प्रभाकर मीना भास्कर पंत हमारे साथ हैं। प्रभाकर जी, नमस्कार सर आपको। कैसे हैं आप? नमस्कार ओम जी, बस बढ़िया हूँ। चल रहा है। आप जी, जी, बस चलता रहे तो बेहतर है। या प्रभाकर जी प्रभाकर पंत तो सही है, मैं समझा। लेकिन प्रभाकर भास्कर, मीना भास्कर पंत, ये जो आपने मीना भास्कर बीच में जोड़ा है, इसका ज़रा मतलब मुझे समझाइए। ऐसा है ओम जी कि मैं काफ़ी साल पहले मैं जब दिल्ली गया था, तो मैंने तभी एक एड फ़िल्म शूट की थी। उस समय ये टीवी की एक्ट्रेस मोना सिंह काफ़ी फ़ेमस थी और मेरी पहली बड़ी एड फ़िल्म थी जो मैंने किसी टीवी सेलिब्रिटी के साथ में शूट की थी। तो मैं दिल्ली गया और मैंने अपनी नानी को बोला कि मैं अभी एक शूट करके आया हूँ और वो टीवी में जो जस्सी आती है, जो उसके साथ मैंने शूट किया है। तो नानी ने बोला कि अच्छा, तो तू भी दिखेगा क्या उसमें? तो मैंने बोला नहीं, नहीं, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं तो डायरेक्ट करता हूँ, मैं टीवी पे नहीं दिखूँगा। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर हमें कल कल तुम्हारी कोई फ़िल्म आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम ही ने ये बनाई है? बिकॉज़ कई सारे प्रभाकर पंत हो सकते हैं, कई सारे प्रभाकर हो सकते हैं, कई सारे प्रभाकर पंत हो सकते हैं। और फिर मैंने उस दिन ये डिसाइड किया, फिर अपने अपने घरवालों को ये बताया कि अब मैं ऐसा यूनिक नाम आपको दूँगा कि जब मेरा नाम आएगा, तो आपको आपको संदेह नहीं रह जाएगा कि आपके आपके बेटे ने ये फ़िल्में बनाई हैं। तो फिर मैंने अपने माँ और पापा का नाम बीच में जोड़ा। मीना मेरी माँ का नाम है और भास्कर मेरे पिताजी का नाम है, तो प्रभाकर मीना भास्कर पंत। अब ये ऐसा नाम बन जाता है जिसमें 2 नाम होना बहुत बड़ा मतलब बहुत मुश्किल है, असंभव है कि ऐसा नाम फिर दूसरा हो कोई। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। और आज आजकल ख़ास तौर से नहीं होता। एक ज़माने में होता था, जैसे गुजरात में नाम के साथ पिता का नाम लगाते थे, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है तो बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आपने और माता-पिता को इतना दूसरा सम्मान मेरा आप ये दे रहे था हैं कि नाम में। दूसरा फिर मेरा ये था कि मैं सिर्फ जनरली मैंने देखा अभी तक कि सिर्फ पिता के नाम को ही बीच में ऐड किया जाता है, बट फिर मेरे को लगा कि दोनों का नाम ऐड करना ज्यादा बेहतर होगा, तो इसलिए मीना और भास्कर दोनों को मैंने बीच में जोड़ा और ये नाम बनाया। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि आपकी शुरुआत शॉर्ट फ़िल्म से होती है और शॉर्ट फ़िल्म्स करते-करते आप फ़ीचर फ़िल्म्स पे आ जाते हैं। तो ये शॉर्ट फ़िल्म्स की शुरुआत कब से हुई? कब से आपके दिमाग में ये आइडियाज़ आए कि भई मुझे ये शॉर्ट फ़िल्म्स करनी चाहिए और वो भी इतनी उम्दा तरीके की फ़िल्में जो जो लाखों लोगों की पसंद बन गई हैं, मिलियंस में आपके व्यूअर्स हैं? ऐसा था कि काफी चल तो रहा था, काम कर रहे थे, बट उस एक एक टाइम ऐसा था जब टेक्नोलॉजी इतनी इजी नहीं होती थी, बिकॉज तब या तो आपके पास बीटा डिजिटल बीटा होते थे या फिर आपके पास फिल्म होती थी जो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, और कहीं ना कहीं सारी टेक्नोलॉजी जो थी वो एक्सपेंसिव होती थी। बट जब 2008-9 के बाद जब डिजिटल जब आया, तो फिर सबके एक्सेस में वो आने लगी टेक्नोलॉजी। और फिर मेरे आसपास के लोग जो जानते थे मुझे कि मैं कहानी बता सकता हूँ, कहानी अच्छी तरह से बता सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें फिल्में बनानी चाहिए। और फिर 2013 में मैंने ये पहली कहानी लिखी अपनी, लंच विद माय फ्रेंड्स वाइफ, और मैंने सोचा इसको बनाते हैं। और जब पेपर पे मैंने लिखी कहानी, तो मुझे लगा कि कहानी एक अच्छी बन के आई है और मुझे अच्छा सहयोग मिलना चाहिए इसमें बनाने के लिए, मतलब मुझे पैसे लगाने वाले भी मिल जाएंगे और इसमें काम करने वाले भी कलाकार मुझे आसानी से मिल जाएंगे। बट जब मैं मार्केट में निकला कहानी को लेके, तो ऐसा हुआ नहीं और मुझे बहुत सारा रिजेक्शन झेलना पड़ा, बिकॉज उस समय अच्छी फिल्में, उस समय मतलब शॉर्ट फिल्में इतना बन नहीं रही थी, बहुत कम लोग उस समय शॉर्ट फिल्में बनाते थे। सिर्फ अनुराग कश्यप और ये सुजॉय घोष, इनकी कुछ एक फिल्में आई थी, बाकी इतनी शॉर्ट फिल्में बनती नहीं थी तब। 2013 की बात कर रहा हूं मैं। मुझे सहयोग मिला नहीं, और एक ऐसा टाइम आया कि जब मैंने उस पिक्चर को सोचा कि यार कुछ तो शायद बेकार कुछ सोच लिया है, शायद जो मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन दुनिया को शायद जम नहीं रहा है, तो मैंने फिर उसको बंद कर दिया। बट फिर एक ऐसा टाइम आया जब टीम के सहयोग, टीम को पूरा भरोसा था कि कहानी अच्छी है और इसको बनाया जाना चाहिए, और फिर हमने इसको बनाया और फिल्म बनाई, और फिल्म बना के हमने यूट्यूब पे डाल दी। और यूट्यूब पे जाते ही फिल्म वायरल हो गई। आज भी ये फिल्म लगभग 1 लाख लोग इसको एक
एक दिन में देखते हैं इस फिल्म को। तो ये इंडिया की हाईएस्ट व्यूड फिल्म है आज की डेट में। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये किस तरह से आपके दिमाग में आया कि एक आदमी जो है इस तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है कि उसको कुछ इस तरह का चाहिए जिंदगी में, अपने निजी जिंदगी में? मैं 2011-12 के दौरान मैं देहरादून, दिल्ली से देहरादून ट्रैवल कर रहा था मैं बस में, और बस में मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई, और हम पहले तो हम नॉर्मल बातें करने लगे, धीरे धीरे जो नॉर्मल इधर उधर की बातें होती है, और फिर क्योंकि काफी लंबा सफर है, 7-8 घंटे का सफर है दिल्ली से देहरादून बस में अगर आप जाते हैं तो उस दौरान हमारी फिर धीरे धीरे और डीप बातें होती रही, डीप, और धीरे धीरे मुझे बातचीत के दौरान उसके जो कन्वर्सेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलने लगी जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, मेरे लिए शॉकिंग था वो, कि क्यों ये जो फिल्म अगर आपने देखी है तो कहीं ना कहीं वो इसी फिल्म से संबंधित कुछ बातें, कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा था जो मेरे लिए कंप्लीटली शॉकिंग थी। और मैं धीरे धीरे उससे पूछा, फिर मैंने, हमारा फोन नंबर एक्सचेंज हुआ, और चीजें फिर निकलती गई, और फिर उसको एक फिक्शन के अंदाज में मैंने फिल्म को 2013 में लिखी। तो उसमें कुछ चेंजेस हैं या हूबहू उसी आदमी का चित्रण है इस फिल्म में, जैसी पर्सनालिटी उसकी थी, जिस तरह से वो सोचता था, जैसे उसके रिलेशंस थे अपनी फैमिली के साथ, हूबहू उसी आदमी का चित्रण है ये इस फिल्म में? बिल्कुल ये उसी का चित्रण है, लेकिन क्योंकि मेरे पास बजट की कमी थी तो मैं उस स्केल पे फिल्म को नहीं ले जा सकता था जिस स्केल पे मेरे को बताई गई थी चीजें, जिस स्केल में मुझे चीजें पता चली थी। तो मैंने एक छोटी सी कहानी को, उसका एक प्रतिबिंब समझ के एक छोटी सी कहानी को बनाया, बट जो आप देख रहे हैं, जो आपने देखा है, ये कंप्लीटली बिल्कुल जो जैसा उसने बताया वैसा ही है। दैट संडे का आइडिया कहाँ से आया आपको? वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म है दैट संडे। अगेन दैट संडे का भी जो, अगर अगर आपने दैट संडे देखी तो दैट संडे का भी जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं कहानी के बारे में बताऊंगा नहीं, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं, बट दैट संडे का भी जो मेरे फ्रेंड सर्कल में एक मुझे लड़का मिला जिसने मुझे ये कहानी बताई कि उसका एक 10 साल का बेटा है, और वो तो मैरिड था ही नहीं। तो उसने मेरे को बताया कि उसका 10-11 साल का लड़का है। तो मैंने बोला कैसे है, एंड देन उसने मेरे को डिटेलिंग देना शुरू किया कि ऐसे मेरा एक 10-11 साल का लड़का है। और मैं ये सुन के, हालांकि उसमें जो फिक्शन और जो पूरा जो सस्पेंस एलिमेंट है वो मैंने फिर उसके इर्द गिर्द मैंने रचा, बिकॉज एज इट इज वैसी कहानी बता के शायद वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बनती, बट जो पूरा सस्पेंस चारों तरफ गढ़ा गया है वो फिर मैंने उसको क्रिएट किया। बट जो बेसिक कोर थीम बिल्कुल जो उसने मेरे को बताए बातें, वो उसको मैंने उसमें डाला है। ओके, और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उसको पेश किया, बड़ी खूबसूरती से वो चीजें सामने आई हैं। दैट संडे के उस पार्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जब वो सब हो जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग और तमाम चीजें हो जाती हैं, और वो जो फीमेल है, वो जो फीमेल कैरेक्टर है, वो उस बंदे को जो पोर्च में खड़ा है पीछे से जा रही है, ऑडियंस को लगता है कि उसको धक्का देके गिरा देगी और वो गिर जाएगा, वो मर जाएगा, वो अपना जो है रिवेंज उससे ले लेगी, लेकिन वो पास जा रही है, साउंड भी उस तरह का आ रहा है, लेकिन अचानक से वो लेडी उसके पास में जाके उसको थैंक यू बोलती है, और तब जो है ऑडियंस का दिमाग हिलता है कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तो इस तरह का खेल जब आप ऑडियंस के साथ खेलते हैं एज एन डायरेक्टर, इस तरह की जिज्ञासाएं जब आप जगाते हैं, आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, वो कितना मतलब कितना रोचक होता है, क्या आपके मन में चल रहा होता है उस दौरान? मैं इस बात को मैं थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहूंगा कि जो सस्पेंस फिल्मों का जो भी डायरेक्टर होता है वो एक शिकारी की तरह होता है एक्चुअली, और ऑडियंस उसके शिकार होते हैं। सो उसको अपने ऑडियंस को अपने जाल में फंसाने के लिए कहीं ना कहीं वो कुछ उनको ललचाने के लिए दिखाता रहता है चीजें। अब अगर अब अगर वो एक ही चीज को दिखाएगा तो एक टाइम के बाद शिकार को पता चल जाता है कि इसको फंसाया जा रहा है। तो जो शिकारी है उसको बार बार चीजें बदलनी पड़ती हैं और उसको अपने तरीके बदलने पड़ते हैं ताकि वो चक्रव्यूह में जो है ऑडियंस फंसता चला जाए। तो सस्पेंस फिल्मों में अगर आप हर मिनट, हर एक इंटरवल, एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप एक नए मोड़ पे कहानी को नहीं ले जाओगे तो कहानी प्रिडिक्टेबल बनती चली जाती है। और इसमें क्या होता है कि सस्पेंस फिल्मों में ऑडियंस और डायरेक्टर के बीच में कांस्टेंट रेस लगी रहती है, मतलब शुरू से लेके, अगर ऑडियंस को पता है कि मैं एक सस्पेंस फिल्म देखने जा रहा हूं तो फ्रेम 1 से वो उसका दिमाग चलने लग जाता है कि इसका अंत क्या होने वाला है, इसका कातिल कौन होने वाला है, या इसका मेन मास्टरमाइंड कौन निकलने वाला है। कॉन्स्टेंटली इस बात पे उसका दिमाग एक तरफ पिक्चर देख रहा है और उसका सबकॉन्शियसली उसका दिमाग इस बारे में सोच रहा है। तो वो डायरेक्टर को हराना चाहता है,
वो चाहता है कि मैं डायरेक्टर के रिवील करने से पहले मैं बता दूं कि इस फिल्म का मास्टरमाइंड या इस फिल्म का मर्डरर कौन है। तो वो जीतना चाहता है, डायरेक्टर से जीतना चाहता है। लेकिन अगर डायरेक्टर से ऑडियंस जीत जाता है तो आप यकीन मानिए ऑडियंस को कभी वो फिल्म पसंद नहीं आती, उसको अपनी जीत में मजा नहीं आता है। असल में वो हार के ही उसको मजा आता है। अगर वो हार गया, उसके गेस के हिसाब से अगर क्लाइमेक्स नहीं निकला, तो यकीन मानिए ऑडियंस सबसे ज्यादा खुश होता है। उसको बिल्कुल दुख नहीं होता कि मैं इसको गेस नहीं कर पाया। तो इस जीत के लिए जरूरी है कि डायरेक्टर एक स्टेप हमेशा आगे की सोचता रहे और ऑडियंस के जैसे अगर इस खाने पे आप ऑडियंस को ला रहे हो तो अगले खाने पे डायरेक्टर पहुंच जाए, अगले पे ऑडियंस पहुंचे तो उससे अगले पे पहुंच जाए। तो ये एक कहानी के इंटरवल्स होते हैं कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद आपको एक कहानी का मोड बदलना पड़ता है और तभी एक सस्पेंस फिल्म रोचक बन सकती है। नहीं तो अगर आप एक ही चीज को लेके आगे बढ़ेंगे तो मैंने बताया जैसे कि दर्शक आपका शिकार होता है, ऑडियंस शिकारी होता है। शिकार को पता चल जाएगा कि आपको फंसाया जा रहा है और आपको क्या चीज से आपको फंसाया जा रहा है। तो आपको अपने अपने पैतरे बदलने पड़ते हैं। मैं थोड़ा इसको इस तरीके से मैं इसको मानता हूं। और कहानी लिखते समय मैं बिल्कुल इसी स्ट्रेटेजी पे काम करता हूं। जब भी मैं कहानी लिखता हूं इसी स्ट्रेटेजी पे काम करता हूं कि दर्शक मेरे शिकार हैं, मुझे उन्हें फंसाना है। ये कहानी आप लिखते कहाँ जाके हैं? कहीं पहाड़ों की कंदराओं में जाके लिखते हैं, बंद अंधेरे कमरों में बैठते हैं, कहाँ लिखते हैं? ऐसे ऐसे आइडियाज निकाल के कहाँ से लाते हैं? बिल्कुल, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा कहानी लिखने का पैटर्न बिल्कुल आपको अजीब सा लगेगा। मैं बिल्कुल शांत माहौल में कभी नहीं लिख सकता। अगर आप मेरे को बोले होटल के कमरे में जाके प्रभाकर मैं आपको किसी हॉलिडे पे भेज देता हूँ, महीने भर आप वहां पे होटल के कमरे में लिखो आपको सब, मैं बिल्कुल नहीं लिख पाऊंगा। मैं बिल्कुल शोर शराबा, मेरे घर में पीछे शोर चल रहा है, टीवी चल रहा है, इधर मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी चलता रहता है, गाने भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। तो मैं बिल्कुल इस तरह के माहौल में ही मैं कहानियां लिखता हूं। बिल्कुल सन्नाटे में मैं कभी कहानियां नहीं लिखता हूं। सुबह एक बार कंप्यूटर खुल गया तो फिर वो रात तक चलता रहेगा। और हो सकता है कि उस पूरे दिन में मैं सिर्फ एक पैरा या 4 लाइनें लिखूं या 5, हो सकता है 1 पेज लिख दूं या 2 पेज लिख दूं। लेकिन उस दौरान मैं न्यूज भी देखूंगा, मैं कोई कुकरी शो भी देखूंगा। मैं जनरली कुकरी शो बहुत पसंद करता हूं और ट्रैवल शोज को मैं बहुत पसंद करता हूं। तो मैं ट्रैवल शोज देखता हूं, मैं कुकरी शोज देखता हूं। मैं फिल्में देखना बिल्कुल बंद कर देता हूं। राइटिंग प्रोसेस के दौरान मैं कभी भी न किसी की कहानी को पढ़ता हूं और ना मैं फिल्में देखता हूं। उस दौरान मैं वैसे भी ज्यादा देखता नहीं, बट जब मैं लिख रहा होता हूं तब मैं बिल्कुल देखना पसंद नहीं करता, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस होते हैं और आपको आपको कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास है वो डगमगाने के लिए काफी होता है। अगर आप फिल्में देखते हैं या तो आपको लगता है कि उसने अच्छी लिखी है या आपको लगता है कि अच्छा मुझे उसकी जैसा कुछ करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है प्रोसेस। तो बेटर मैं दूर रहता हूँ फिल्में देखने से। और बाकी मैं बिल्कुल शांत माहौल में कभी पसंद नहीं करता कहानियां लिखना। मेरा यह कि थोड़ा चहल पहल आपके आसपास रहनी चाहिए। तो जी, ये है। ओके ओके ओके, ठीक है। प्रभाकर जी, चुंबक के बारे में क्या कहना है आपका? सी चुंबक अगेन एक ऐसी कहानी है जो इसको मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये रियल कहानी। मैंने एक ऐसी घटना के बारे में मैंने सुना था जहां पे जापान में शायद कि वहां पे एक साल में एक ऐसा दिन होता है जहां पे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अपने बॉस का पुतला बनाते हैं और उसको जूता फेंक के मारते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि वो एक हाइपोथेटिकली मतलब अपना जो एंगर है उसको निकालते हैं। तो मुझे हमेशा लगा कि कहीं ना कहीं कई सारे क्राइम होते हैं और कई बार क्राइम प्रेम संबंधों की वजह से भी क्राइम्स होते हैं बहुत सारे। और मुझे लगता है वो क्राइम रुक सकते हैं अगर हम इस तरह का कुछ अगर सोचें। और फिर चुंबक की कहानी को मैंने लिखा और जब मैंने सुनाया तो प्रोड्यूसर को पसंद आ गई और हमने तुरंत उसको बनाया। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा मुझे कि जब मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि मैं इस तरह से सोचता हूँ कि मैं दुनिया का पहला राइटर हूँ और दुनिया का पहला डायरेक्टर हूँ, ये सोच के मैं लिखता हूँ। इस बात में आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं इसमें कहीं पे कोई घमंड वाली बात कर रहा हूँ। ये घमंड वाली बात नहीं, ये मेरा एक पैटर्न है कि जब आप ये सोच के कहानी लिखते हो कि आप यू आर द फर्स्ट राइटर, यू आर द फर्स्ट डायरेक्टर और आपने इससे पहले कोई कहानियां देखी नहीं है, तो फिर आप कहीं ना कहीं चुंबक जैसी कहानियां या दैट संडे जैसी कहानियां या इस तरह की कहानियां आपके सामने निकलती हैं। बिकॉज फिर आपके सामने कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है। आपके पास कोई पुरानी कोई कहानी आपके दिमाग में नहीं चल रही, आपके दिमाग में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है और फिर आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के कहानियां लिख रहे हो। कहीं ना कहीं जो चीज बिना रेफरेंस के निकलेगी वो अच्छी हो या बुरी हो, वो ओरिजिनल तो जरूर होगी।
और मैं आज कई बार मेरे को लोग आते हैं और पूछते हैं कि आज के नए राइटर्स के लिए आप क्या बोलेंगे। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जितनी पिक्चरें अभी तक देख ली हैं, अब मत देखिए। या जितनी किताबें पढ़ ली हैं, मेरा ये रहता है, क्योंकि मैं ये फॉलो करता हूं, तो जो जो मैं फॉलो करता हूं, मैं वही ज्ञान दूसरे को दे सकता हूं, मैं किसी को और अलग तो बोल नहीं सकता। जितनी किताबें पढ़ ली हैं, एटलीस्ट अब मत पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ज्यादा पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भरेगा और ओरिजिनलिटी आपकी किल होती चली जाएगी। तो दिमाग में जो आपका जो जो खाली कमरा है, उसको सिर्फ आप ओरिजिनल क्रिएशन के लिए आप यूज कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ अच्छी कहानियां निकल के आएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, और मैं इस पे जरूर फॉलो करता हूँ इस पे। इसी तरह से मैंने आपकी तीसरी फिल्म देखी, बरसात की रात। तो उसके लास्ट में हालांकि आपने लिखा भी है कि भाई इस तरह के जो फीलिंग्स हैं और इस तरह की जो बातें हैं आमतौर पे हाईवेज पे होती हैं, वो आइडिया कहाँ से आया आपको, बरसात की रात? ये बरसात की रात एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट बरसात की रात में क्या है कि कई सारे लोगों ने मुझे इस तरह की कहानियां सुनाई। जैसे मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं उज्जवल वीरेंद्र दीपक, और उन्होंने मेरे को एक अपने अपने साथ हुई घटना सुनाई थी कि कैसे वो जब रायपुर पहुंच रहे थे, कहीं दूर थे वो छत्तीसगढ़ में, और वो कहीं से वो रायपुर आ रहे थे कार में, और उनके साथ कुछ इसी तरह की विचित्र घटना हुई थी। ये एग्जैक्टली वैसा नहीं था जैसे बरसात की रात में मैंने दिखाया है, बिल्कुल अलग उनके साथ घटना हुई, लेकिन वो जो उनके साथ घटना हुई थी वो बहुत ही वियर्ड घटना थी। सो जो उन्होंने मुझे बताया, और इस तरह की कई सारी कहानियां आपको सुनने को मिलती है। तो बरसात की रात एग्जैक्टली किसी किसी कहानी का इंटरप्रिटेशन नहीं है, किसी उसका, लेकिन हाँ कई सारी घटनाओं का एक घटनाओं से प्रेरित कहानी है बरसात की रात। लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती है जिनको अगर आप सुनते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन घटनाएं होती हैं, इस तरह की जी। घटनाएं होती है। और वो हो सकता है कि सिर्फ हाईवे पे ना हो सकता है आपको कहीं पे चलते चलते हो जाए, रात को आप 2 किलोमीटर दूर गए, वहां से वापस घर आते समय आपके साथ वो घटना हो जाए, वो हो सकती है, बट इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इन सब जो रियलिटी में जो मुझे पता चलती है, जो मेरी आदत है दूसरों से पूछना, उनके साथ बात करना, और फिर अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो उस पर आप सोचते हो, फिर आप अपने क्रिएटिविटी का उसमें थोड़ा सा मिश्रण करते हो और फिर कहानी को स्क्रीन पे लाते हो। जी। या माई क्लाइंट्स वाइफ, इस कहानी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जैसे अलग अलग सोर्सेज आपके हैं और आपके अंदर का जो क्रिएटर है, अंदर का जो डायरेक्टर है और जो राइटर है, वो हमेशा एक जागरूक हालात में रहता है। जब कभी भी कोई ऐसी घटना आप देखते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क जो है वो कहानी बुनने लगता है। तो माई क्लाइंट्स वाइफ, ये कहानी किस तरह से आपके जहन में आई, या कोई कौन सा ऐसा वाकया आपने सुना कि आपने उसको कहानी का रूप दिया? देखिए, मैंने जैसे बताया कि मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं जाता हूं तो मैं लोगों से बात करता हूं। धीरे धीरे कन्वर्सेशन के दौरान कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीजें पता चलती हैं। और क्योंकि मैं जब फिल्में शॉर्ट फिल्म बनाने से पहले मैं कॉर्पोरेट फिल्में बनाता था, मैं अब भी बनाता हूँ कॉर्पोरेट फिल्म बनाता हूँ, उस सिलसिले में मैं इंडिया में हर जगह घूमा हूँ। तो हम्म। ट्रेन के सफर, बसों के सफर, फ्लाइट के सफर, हर तरीके से हमने सफर किया, और उस दौरान आप कई लोगों से मिलते हैं। तो मेरा ये रहता है कि अगर फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है, वर्कर है, तो मैं उसके साथ भी बात करने लग जाता हूँ। भले ही वो वर्कर है, बट अगर मेरे को लगता है इंटरेस्टिंग है तो मैं उसके साथ बात करने लग, भले ही वॉचमैन है तो मैं उसके साथ बात करने लग जाता हूँ। तो चीजें इसी 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 पिछले 5-7 साल, जो फिल्में बनाने से पहले जो मेरा 5-7 साल का जो कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग का जो एक सफर रहा है, उस दौरान मैंने कई लोगों से मुलाकातें हुई और उनमें कई सारी कहानियां मेरे सामने आई है। तो उन कहानियों को मैं स्क्रीन पे लाया हूं। मैं माय क्लाइंट्स वाइफ के बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि स्पॉइलर जी। देके आपका ऑडियंस का वो खराब हो सकता है, एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहानियां सुनी हुई है, फिर उसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी का डेफिनेटली उसमें इस्तेमाल करता हूँ और फिर स्क्रीन पे लाता हूँ। बिकॉज सेम एज इट इज कहानी लाना और शायद उतना दर्शकों के लिए इंटरेस्टिंग ना बने अगर आप उसको एज इट इज उतार दोगे, बट जो कोर थीम होता है, कोर थीम कहीं ना कहीं इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और मैं बताऊं ओम जी कि इस बंद दीवारों के भीतर बहुत सारी कहानियां हैं। अगर आप ढूंढने जाओ, बहुत सारी कहानियां बाहर नहीं निकलती, बहुत सारी कहानियां हैं। और उनको अगर आप लाएंगे तो कभी कभी फर्स्ट टाइम जब आप देखेंगे उनको तो आपको कभी यकीन नहीं होगा उन कहानियों पे, लेकिन वो कहानियां एग्जिस्ट करती हैं, उन कहानियों का अस्तित्व है, वो होती हैं। जी। 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 बहुत खूब। ये आपने फिल्म मेकिंग की बात की, आपने शो फिल्म्स की बात की, फीचर फिल्म्स तक आपका सफर पहुंचा, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? पहली बार कब आपको लगा, स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में, कि भाई ये कला जो है आपका जीवन है और कहीं ना कहीं आपको बस इसी सृजनशीलता की दुनिया में आपको रहना है, क्रिएटिविटी आपको ताउम्र करते रहना है? पहली बार कब फील हुआ आपको?
मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एक्सीडेंटली इंडस्ट्री में आया हूँ। मैं बहुत पहले से, जब मैं छोटा था, तो मुझे याद है कि मुझे शायद जब सोचना मैंने शुरू किया होगा 4-5 साल 6 साल का, तो मैं फिल्मों से बहुत प्रेरित था। और पहले मैं शुरुआत में मैं एक्टर बनना चाहता था। तो मैं मुझे याद है कि मैं न्यूज एंकर बनना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था वो हर रात 9 बजे टीवी पर आता है और सब लोग बैठ के उसको देखते हैं। जो जी। दूरदर्शन के जो न्यूज एंकर आते थे, तो मुझे लगता था ये इतना बड़ा आदमी है कि इसको बैठ के सब लोग देखते रहते हैं। और मैं अपने घर में बोलता था कि मैं ये न्यूज एंकर बनूंगा। उसके हम्म। बाद फिर मुझे लगा कि मैं एड फिल्मों के जो बच्चे होते हैं, जो साइकिल के ऐड करते हैं, बॉर्नविटा के ऐड करते हैं, मुझे लगता था मैं ये बनूंगा। बट क्योंकि मैं गांव में रहता था, तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी उस समय। बट हाँ, मेरे को लगता था कि ये सब करके, क्योंकि इनको 10 लोग टेलीविजन के सामने बैठ के देखते हैं, तो इनमें कुछ तो बात है। तो मैं वो बनने की वो करता रहता था। बट डायरेक्शन का आई थिंक मुझे 1990 में मुझे ये क्लियर हो गया था कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है। मैं हम लोग वो कौन थी फिल्म देख रहे थे मनोज कुमार की, और मेरे पापा के पास वीसीआर हुआ करता था, और उनके पास काफी सारी वीडियो कैसेट्स हुआ करती थी। तो उनमें एक वो कौन थी नाम की फिल्म भी थी, जो साधना और मनोज कुमार की थी। और वो फिल्म ने मुझे बहुत वो किया। और मैं क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किसे बोलते हैं, डायरेक्टर किसे बोलते हैं, तो मैंने ऐसे ही किसी को पूछा कि ये अपने मामा जी को मैंने पूछा कि ये जो सबसे लास्ट में नाम आता है, ये कौन है, ये क्या करता है, ये आदमी जिसका नाम सबसे लास्ट में आता है, यानी डायरेक्टर का नाम सबसे लास्ट में आता है, ये करता क्या हम्म। है। एंड देन उन्होंने मेरे को बताया कि ये आदमी है जो सारा सभी लोगों का सहयोग लेके पूरी फिल्म को डिजाइन करता है, किसको क्या बोलना है, किसको कहां से एंट्री मारनी है, कहां जाना है, क्या होगा, लाइटिंग कैसी होगी, और कौन कैसे कपड़े पहनेगा, किसका क्या मेकअप होगा, म्यूजिक कैसा बजेगा, गाना कौन गाएगा, ये डिसाइड करता है। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को अगर कुछ बनना है तो, क्योंकि देखिए मैं एक्टर बन नहीं सकता था, ये मुझे एज ऑफ 13 तक मुझे क्लियर हो गया था कि शायद एक्टर बनने के लिए कुछ और भी क्वालिटीज होती हैं, आपकी पर्सनालिटी एंड ऑल, बहुत सारी उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे को ये था कि एक्टर के समान अगर किसी को रिस्पेक्ट है, तो वो है इस डायरेक्टर को, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है इसका नाम। और इसमें कुछ तो बात होगी कि इसका नाम सबसे लास्ट में आता है, सबसे टॉप पे लिखा जाता है। अगर पोस्टर भी बनता है तो उसमें भी इसका नाम आता है। और मैं तब पढ़ता था महेश भट्ट कृत, सुभाष घई कृत, तो उसमें इन्हीं दो, या तो एक्टर का नाम रहेगा या आपका म्यूजिक वाले का नाम रहेगा, डायरेक्टर का नाम रहेगा, बड़ी 3-4 लोगों के नाम आते। तो मेरे को ये क्लियर हो गया था कि मेरे को बनना है तो अब डायरेक्टर बनना है। और फिर प्यार मेरा वो कभी कम नहीं हुआ, मतलब इस प्रोफेशन के लिए मेरे को, मतलब कभी कम नहीं हुआ। एक बार बनने के सोच ली कि बनना है, अब कैसे बनना है, क्या बनना है, वो एक अलग जर्नी रही, लेकिन बनना डायरेक्टर था, ये क्लियर हो गया था एज ऑफ 12-13 पे, जब मैं 8 स्टैंडर्ड पे था। जी। तो फिर शुरुआत कैसे हुई? कहीं से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली, किसी को असिस्ट किया, किस तरह से शुरुआत हुई फिर डायरेक्टर बनने की इस जर्नी की? ऐसा है कि हम दिल्ली में रहते थे और हम मध्य वर्गीय परिवार से हैं, तो अगर हम वहां पे किसी को बोलें कि एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो आपके पेरेंट्स कभी भी आपको सपोर्ट इन द सेंस कि उनको पता होता है कि पहले तो उनको पता ही नहीं होता है, मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं था डायरेक्टर और ये सब, एक फिल्म इंडस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं है उनका, तो उनको ये सब चीजें पता नहीं थी। तो अगर मैं उनको बोलूं कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि डायरेक्टर कैसे बनोगे। हालांकि मुझे क्लियर था कि मुझे एफटीआई करना चाहता हूं, बट एफटीआई के लिए मुझे एक परमिशन नहीं मिली। और मैं 12th में एफटीआई करना चाहता था, बाद में मुझे पता चला कि उसके लिए ग्रेजुएशन शायद जरूरत होती है एफटीआई करने के लिए। तो फिर इन्होंने बोला कि काम करो, आप ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन के बाद कर लेना जो करना हो। तो मैंने ग्रेजुएशन भी कर दी। अब ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने जिद पकड़ी कि मुझे एफटीआई करना है, ये करना है। बट उसके लिए मुझे खुद फिर उसके बाद लगा कि पहले थोड़ा नौकरी कर लो, थोड़ा पैसा जमा कर लो, ये कर लो। तो मैं उस चीजों में फिर सरकारी नौकरी के भी भरवा दिए मुझसे। और मैं पोस्ट मास्टर की नौकरी, मेरे को पोस्ट मास्टर की जॉब, मेरे को मतलब सब चीजें मैंने क्लियर भी कर दी थी, मैंने टेस्ट क्लियर कर दिया, मैंने सारी चीजें क्लियर, सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाना था बस। तो उस दिन मैं जा रहा था और अगले दिन मेरा इंटरव्यू था, मंडे को मेरा इंटरव्यू था, ये फ्राइडे या सैटरडे की बात होगी। और मैंने ये सोचा कि यार अगर ये पोस्ट मास्टर की नौकरी अगर मेरे को मिल गई ना, तो मैं फिर कभी निकल नहीं पाऊंगा इस सरकारी नौकरी के। एक बार मैं इसके चपेटे में आ गया तो मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूं, क्योंकि एक बार नौकरी आपको मिल गई, आदत लग गई आपको, 1 तारीख पैसे मिलने की, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको तोड़ के कहीं दूसरा कुछ शुरू करना। तो मैंने वो इंटरव्यू ही नहीं दिया और घर पे बोल दिया कि मैं फेल हो गया हूं। अब फेल हो गया, उसके साथ साथ मैं और कई सारी चीजें कर रहा था। तो मैंने बोला कि भैया मेरे को या तो आप या तो मेरे को आप मुंबई जाने दो, या फिर मैं सुसाइड कर लूंगा। ये मैंने अपने पेरेंट्स के आसपास के लोगों के द्वारा ये खबर उनको पहुंचाई कि कहीं ना कहीं मैं अब इतना वो हो चुका हूं कि या तो मेरे को मुंबई जाना दो या सुसाइड कर लूंगा। तो जब घर वालों को पता चला कि ये सुसाइड करने का प्लान कर रहा है, तो फिर उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको जाने दो।
देखो जैसे जाना है। अब मैं बॉम्बे के बारे में सोचता था कि यार मैं एक चीज और सोचता था, मैं ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरा बॉम्बे आने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही थी कई टाइम से कि मुझे लगता था कि बम्बई, मैंने सुना था कि बम्बई में घर नहीं मिलता। और हम्म। उस समय जनवरी का मौसम था, जनवरी का महीना था, बहुत ठंड थी दिल्ली में, और मुझे लगता है घर नहीं मिलेगा, और मुझे सड़क पे रहना पड़ा तो वो ठंड में तो मैं मर जाऊंगा कड़क कड़क के। तो तभी टीवी पे एक देवानंद साहब पे एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, और डॉक्यूमेंट्री में एक लाइन मैंने सुनी, इस डॉक्यूमेंट्री में मुझे अभी भी याद है। उसी डॉक्यूमेंट्री की उस लाइन ने क्लियर कर दिया मेरे को कि मुझे मुंबई आना है। तो उस डॉक्यूमेंट्री में लिखा हुआ था कि वो शायद वो पाकिस्तान में है शायद वो एरिया जहां से वो बॉम्बे आए थे, और वो आए बॉम्बे में, और वो इसी महीने के दौरान कुछ आए थे, जनवरी फरवरी के दौरान ऐसे कुछ आए थे, और तब गर्मी मौसम, उस डॉक्यूमेंट्री में मुझे कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन मिला कि मुंबई में ठंड नहीं होती है। हम्म। मुंबई में ठंड नहीं होती है, और ये बात मैंने पकड़ ली कि मुंबई में ठंड नहीं होती है। ये 17 जनवरी की बात थी जो ये डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था। और जैसे ही मैंने जी। डॉक्यूमेंट्री में ये बात समझ में आई कि मुंबई में ठंड नहीं होती है, मैंने उसी दिन शाम को बोला कि अब मेरा आप टिकट बुक करो, और 21 जनवरी के करीब मैंने देहरादून एक्सप्रेस का टिकट बुक किया और बॉम्बे चला आया कि ठंड नहीं होती, अगर अब सड़क पे भी रहना पड़ा तो रह लेंगे, फिलहाल कट जाएगी मतलब, तो फिर देखते हैं। और मैं बॉम्बे आ गया। जी। उसके बाद कई सारा कोशिश किया, स्ट्रगल, काफी सारा कोशिश की कि किसी को असिस्ट कर पाऊं, और किसी के साथ सीखने का मौका मिले, लेकिन ऐसा मेरा सौभाग्य हुआ नहीं। और फिर धीरे करके खुद के काम करने लगे, और अपने से सीखा, अपनी गलतियों को दोहराया, गलतियां जो की उनको सुधारा, फिर नई गलतियां की, फिर उनको सुधारा, और फिर जो भी जैसा भी है काम करते आ रहे हैं, उन्हीं के सीख रहे हैं, उन्हीं से आगे नई चीजें बना रहे हैं। जी। एक अलग तरह का सवाल करना चाहूंगा प्रभाकर जी। हम्म। जैसा आपने कहा कि आप आए देहरादून से, और देहरादून एक्सप्रेस से यहाँ पहुंचे, आप दिल्ली में रहते थे, हम्म। और किसी तरह की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी आपने नहीं ली। तो हम्म। अगर थोड़ा सा हम प्राचीन समय में जाएं, पुराने वक्त में जाएं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजघराने में पैदा होते हैं अर्जुन बन के, उनको हम्म। द्रोणाचार्य मिलते हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलती है, और हम्म। बहुत अच्छे से तीर चलाना सीखते हैं, सारी चीजें। हम्म। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो राजघराने में पैदा नहीं होते, हम्म। एकलव्य बन जाते हैं, हम्म। किसी गुरु की मूर्ति बनाते हैं, और हम्म। तीर चलाने की प्रैक्टिस करते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो एकलव्य जो है, उस एकलव्य की प्रैक्टिस उस अर्जुन पे भारी पड़ जाती है, जिसने पूरे विधि विधान से और जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। आज की इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है, और कल भी रहा होगा, और आगे भी हो सकता है ऐसा हो, कि बहुत सारे लोग हैं जो खूब सीख के आते हैं। आपने कहा कि आप एफटीआई जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। बहुत सारे लोग एनएसडी जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते। बहुत सारे लोग तरह तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एक्टिंग की या डायरेक्शन की या डांसिंग की या किसी भी तरह की, बट वो नहीं ले पाते। तो वो अपने से सीखने की कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है, वो जो अर्जुन होते हैं उनका होता है, या जो एकलव्य होते हैं उनका होता है? क्या मानना है आपका? देखिए, ये इस बारे में तो कभी मैंने सोचा नहीं। मेरा ये है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी, जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसको अवसर मिल रहा है सीखने का, तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, अगर मेरे को भी कल अवसर मिल जाता तो आज मैं दूसरी तरफ होता, तो आज मैं उस दूसरी तरफ वाले को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूं, जिसको अवसर मिला है और उसने सीखा है। अगर उसको अवसर मिला है और उसने सीखा है, और वो अच्छा काम अगर कर रहा है, तो कोई कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि जब मैं बॉम्बे में आया और मैं काफी सारी कोशिश कर रहा था कि मिले और नहीं मिला, आज मैं उस चीज को अपने लिए आशीर्वाद समझता हूं कि मुझे अच्छा हुआ कि मुझे किसी के साथ सहायक बनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आज जो मैं कहानियां बताता हूं, मेरा अपना अपना अंदाज है कहानी बताने का, मुझ पे किसी की छाप नहीं है, और मेरे अपने तरीके हैं कहानी बताने के, मेरे अपने रूल्स हैं कहानी बताने के। और मैं ऐसे काम करता हूं कि मैं दुनिया का पहला डायरेक्टर हूं और पहला लेखक हूं। मुझसे पहले ना कभी फिल्में बनी, ना मुझसे पहले किसी ने फिल्में बनाई, और मुझे अपने तरीके ढूंढने हैं, तो मैं इस तरीके से फिल्में बनाता हूं। बाकी अगर आपको मौका मिला है और वो भी अच्छा काम कर रहा है, तो हम सब बराबर है। बाकी ये कभी मैंने आंकड़ा कभी निकालने की कोशिश की नहीं कि अर्जुन अर्जुन का वर्चस्व ज्यादा है कि एकलव्य का वर्चस्व ज्यादा है, बट सभी ने अपने अपने तरीके से मुकाम हासिल किए हैं। यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं, तो यहाँ पे दूसरे दूसरे कई एक्टर भी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लेके आए और वो अच्छा काम कर रहे हैं। रणबीर कपूर भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने अच्छे घरानों से जो थे, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई बुरी जी। बात नहीं है अगर किसी को मौका मिला है।
जी। या कोई रोल मॉडल रहे हैं आपके जिंदगी में, कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, जब आप फिल्में देखते थे, जब आपने वो कौन थी का जिक्र किया, तो जब आपने होश संभाला और अलग अलग तरह की फिल्में देखी, तो कोई रोल मॉडल रहे कि यार ये जो डायरेक्टर है इसकी फिल्मों से मैं बड़ा मुतासिर हूँ, ऐसी फिल्में करना चाहूंगा? मैं सबसे पहला अगर डायरेक्टर मैंने किसी डायरेक्टर की किसी पोस्ट को कभी याद रखा तो वो थे राज खोसला साहब। जब वो कौन थी मैंने देखी थी तो वो नाम मैं कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि फिल्म देखने के बाद मैं इतना प्रभावित हुआ था फिल्म देखने के बाद कि मुझे लगा कि ये मतलब उसके बाद मैं डायरेक्टर का नाम कभी भी फिल्म खत्म होती थी तो मैं एक ही नाम पहले पढ़ता था कि इस फिल्म का निर्देशक कौन है, इस फिल्म का लेखक कौन है। तो राज खोसला साहब ने मुझे डेफिनेटली वो एक राह दिखाई, लेकिन आगे जाके मेरे को राम गोपाल वर्मा जो थे उनका उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा, उनकी फिल्म मेकिंग से मैं बहुत प्रभावित रहा। मैंने सत्या देखी थी और सत्या मेरी पहली फिल्म थी जिसको मैंने थिएटर में जाके देखा था, और वो एक ऐसा सिनेमा था जो मैंने शायद उससे पहले कभी देखा नहीं था। मतलब अलग ही किस्म की उसकी लाइटिंग्स थी, अलग किस्म की परफॉर्मेंसेस थी, अलग किस्म का उसका कथा वर्णन था, तो वो मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं था। तो मैं राम गोपाल वर्मा का बहुत उनका मैं वो मेरे लिए रोल मॉडल रहे, और मुझे लगता है उन्होंने ही आज की जनरेशन को फिल्म मेकिंग सिखाई है। जी। आज अगर जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें उनकी प्रेरणा जरूर है। मतलब वो उन्होंने उनसे प्रेरणा लोगों ने जरूर ली है जो आज अच्छा काम कर रहे हैं। तो राम गोपाल वर्मा जी। मेरे रोल मॉडल रहे हैं। तो कभी राम गोपाल जी से बात हुई, मुलाकात हुई, आपकी जो भावनाएं हैं उनके सामने बैठ के व्यक्त कर पाए आप? नहीं हो पाई एक्चुअली, ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरी उनके साथ कभी मुलाकात नहीं हो पाई। और मैंने कोशिश बहुत की थी कि मैं उनके साथ काम करूं, बट उनकी टीम इतनी बड़ी थी और पहले से उनके पास इतने लोग थे कि मेरी एंट्री मुश्किल थी। बट मैं फिर आज बोलता हूं कि भले ही वो मेरे रोल मॉडल रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मैं उनका सहायक नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने देखा कि उनके जितने भी सहायक रहे कहीं ना कहीं उन पर राम गोपाल वर्मा का बहुत ज्यादा असर रहा है। आप अगर उनकी फिल्में देखते हैं, उनकी सहायकों की अगर फिल्म देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है आप राम गोपाल वर्मा की फिल्म देख रहे हैं। वो उस डायरेक्टर ने नहीं, राम गोपाल वर्मा। तो आइडियोलॉजी जो है वो राम गोपाल वर्मा की आइडियोलॉजी स्क्रीन पे दिखती है आपको क्लियर। तो आज मैं इस बात को आशीर्वाद मानता हूं कि मुझे अगर नहीं मिला तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आज अगर मैं उनके सानिध्य में मैंने कुछ काम किया होता तो शायद मेरी फिल्मों में भी उनकी ही आइडियोलॉजी दिखती है, उनका ही एक छाप उनकी मेरी फिल्मों में दिखती। तो आज मेरी फिल्में चाहे जो भी हैं, जैसी भी हैं, लेकिन उन फिल्मों पे मेरी अपनी ओरिजिनल छाप है और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं। जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके ज़हन में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं। उनके मन में भी होता है कि हम अपनी फ़िल्में डायरेक्ट कर लें, हम अपनी फ़िल्मों के प्रोड्यूसर खुद बन जाएँ, अपनी फ़िल्में हम खुद प्रोड्यूस करें, खुद डायरेक्ट करें, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि कई लोग जो है डरते हैं, असफलताओं से डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं फ्लॉप ना हो जाए, पैसा ना डूब जाए। तो ऐसे तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? क्या नसीहत है आपकी तरफ से कि अगर उन्होंने ऐसे सपने देखे हैं, तो क्या सपनों को वो बस यूँ ही आगोश में दबा के और बचा के रखें या फिर हिम्मत करके आगे बढ़ें? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, हमें हिम्मत करके आगे बढ़नी चाहिए। अगर हम एफर्ट करेंगे तो सफलता मिले या ना मिले, ये कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम एफर्ट करेंगे, लेकिन एफर्ट नहीं करेंगे तो ये गारंटीड है कि आपको आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपको एफर्ट तो करनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि फिल्में एक ऐसी चीज है कि अगर आप हिम्मत करके फिल्मों को बना देते हैं तो आप इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा छोड़ के जाते हैं जो सालों, सदियों, दशकों तक, इस शताब्दियों तक इस फिल्म, इस ब्रह्मांड में उसकी मौजूदगी रहेगी। तो आज मैंने क्या खाया है, आज मैं कौन सी जगह पे ट्रैवल कर रहा हूँ, कौन सी जगह मैं हॉलिडे स्पेंड कर रहा हूँ, और मैंने कौन से होटल में मैंने रात बिताई है, और मैंने कौन सी पार्टी कल अटेंड की है, ये 10 साल बाद याद नहीं रखा जाएगा। याद अगर कुछ चीज रखी जाएगी तो वो ये रखी जाएगी कि आपने क्या काम किया है। तो मुझे लगता है कि जो भी फिल्में बनाना चाहते हैं उन्हें कैसे भी हिम्मत करके कहानी आगे आना चाहिए, अपनी कहानियां बनानी चाहिए, अच्छी कहानियां बनानी चाहिए। और बाकी सफलता असफलता तो आ, लगी रहती है, और फिल्मों में ज्यादा इसका रिस्क रहता है कि आपको सफलता मिले या न मिले, लेकिन आपको एफर्ट तो करना ही होगा। बिना एफर्ट के कुछ नहीं हो पाएगा। जी। प्रभाकर जी, शॉर्ट फ़िल्म्स करते-करते जब पहली बार आपने फ़ीचर फ़िल्म बनाने की सोची हम्म। और जब आप पहली बार एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ और जब उनको आप डायरेक्ट करने के लिए आपने जब शुरुआत की,
तो वो किस तरह के लम्हे थे, किस तरह की फीलिंग्स थी कि शॉर्ट फिल्म ठीक है 15 मिनट की है और 2 दिन में 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद पैकअप, लेकिन एक बड़ा काम जब आपने छेड़ दिया, आप बहुत सारे लोगों के साथ जब आप काम कर रहे हो, उस काम में क्या डिफरेंस था और किस तरह का फील आपको आ रहा था? जब मैंने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई और जब वो वायरल हुई तो मुझे मैं मतलब वैसे तो खुश था, लेकिन मैं अंदर से ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक तुक्का मैंने लगा दिया हो। उसके बाद मैंने कोशिश की कि सीधे बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होना है। मैंने दूसरी शॉर्ट फिल्म बनाई। मैंने कहा देखते हैं कि क्या मैं दूसरी शॉर्ट फिल्म भी उतनी अच्छी बना पाता हूँ या नहीं बना पाता। मैंने दूसरी शॉर्ट फिल्म बनाई, दूसरी भी बहुत पसंद की गई। और अगर कोई दूसरा होता शायद वहीं से फिल्म में जंप मारने की कोशिश करता। मुझे लगा कि मुझे और सीखना है अभी, शायद मेरा अभी ट्रेनिंग फिल्म बनाने के लिए पूरी हुई नहीं है। तो मैंने उसके बाद तीन तीन और शॉर्ट फिल्म उसके बाद मैंने बनाई। फिल्म में जंप मारने से पहले मैंने तीन और शॉर्ट फिल्में बनाई और उन तीनों फिल्मों को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पब्लिक यूट्यूब मतलब डिजिटल मीडिया पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तब जाके जब मेरी 4 से 5 फिल्में अच्छा जब एक आंकड़ा हासिल कर रही थी यूट्यूब पे, तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फिल्म बना सकता हूं, क्योंकि अब मेरे को ये पता चल गया कि कहानी को मैं स्क्रीन पे ला सकता हूं, कहानी को मैं बता सकता हूं। और अब सिर्फ मैटर इस बात का है कि कहानी पहले 15 मिनट की थी, अब 100 मिनट की मुझे बनानी है। बाकी इसके जो बेसिक जो इसके जो बनाने के जो प्रोसीजर्स हैं वो सेम है। आपको वही कैमरा चाहिए, आपको वही टेक्नीशियन चाहिए, वही सारा प्रोसीजर है, वो सारा सेम है। आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं, पर बाकी आपको सारा काम वही करना है। तो फिर मैंने ये माय क्लाइंट्स वाइफ को मैंने लिखा, और जिन्होंने मेरे साथ पहले शॉर्ट फिल्म बनाई थी दैट संडे, जिन्होंने बनाई थी मेरे साथ, मैंने उन्हीं को अप्रोच किया कि ये मैंने लिखी है और आप बताओ अगर इस पे आप बना सकते हैं तो। और उन्होंने कहानी पढ़ी और कहानी पढ़ने के बाद उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने साथ कुछ और पार्टनर्स को जोड़ा और बहुत जल्दी ये मतलब मेरी उम्मीद के विपरीत, मतलब बहुत जल्दी फिल्म जो है वो फीचर फिल्म मतलब फ्लोर पे चली गई। तो बाकी ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि एक सस्पेंस फिल्म थी माय क्लाइंट्स वाइफ और मेरे पे लोड बहुत था, क्योंकि बहुत ज्यादा उलझी हुई कहानी है माय क्लाइंट्स वाइफ। तो उसको अगर आप स्क्रीन पे सही ढंग से अगर आप उसको सही ढंग से अगर पेश नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आप सारा, क्योंकि इतनी उलझी हुई कहानियां जो शॉर्ट फिल्म में थी वो इतनी उलझी हुई शॉर्ट फिल्म में नहीं थी। माय क्लाइंट्स वाइफ बहुत ही उलझी हुई कहानी थी। तो उसको प्रॉपर सुलझा के आपको उसका अंत करना बहुत जरूरी था कि आपने जो भी ताना बाना बुना है उसका अंत बहुत सुलझा हुआ होना चाहिए, और जो दर्शक हैं उनको फिर किसी तरह का सवाल उसके बाद उनके मन में रह नहीं जाना चाहिए। तो वो प्रेशर जरूर था मेरे मन में। और ड्यूरिंग द शूट ये प्रेशर आपके पास होना भी चाहिए। मुझे लगता है अगर आपके आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं है तो फिर आप फिल्म नहीं बना पाएंगे अच्छी। आपको बहुत प्रेशर लेना भी पड़ेगा। और आज भी जब हम बनाते हैं, चाहे जितना भी काम कर लिया, नया काम करने जाता हूं तो मेरे को हमेशा ऐसा फील होता है जैसे मैं पहली बार शूट कर रहा हूं, और पहली बार कल शूट करने जा रहा हूं तो बहुत डर लगा रहता है। तो आई थिंक उसी प्रेशर की वजह से फिल्में जो है अच्छी बन जाती हैं। तो प्रेशर आपको लेना चाहिए, आई थिंक वो दबाव आपको झेलना चाहिए। मेरा मेरा क्या है, मैं आप इसको माने या ना माने, पर मेरा जो फिल्म का जो आईक्यू है बहुत लो है मेरा। तो मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी, मतलब बहुत ज्यादा अगर किरदार हूं कहानियों में, बहुत भीड़ हो अगर फिल्म में का किरदारों की, तो मुझे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं किरदारों को डिटेक्ट नहीं कर पाता कि कौन किसका मामा है, कौन किसका चाचा है, ताया है, ये समझ नहीं पाता मैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है तो मैं उसको दूसरों पे कैसे थोप सकता हूँ। अगर मैं ज्यादा कैरेक्टर वाली फिल्मों को नहीं समझ पाता, मैं कैसे ज्यादा कैरेक्टर वाली कहानियां लिख दूं। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत लिमिटेड कैरेक्टर की कहानियां डिजाइन करता हूँ, जिनमें 5 6 4 5 6 इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, और वो बिल्कुल स्मूथली किसी आम आदमी के दिमाग में बैठ जाती हैं। तो जैसे हम बरसात की रात को बना रहे थे, जब हम बरसात की रात को हम बना रहे थे, एडिट हो रहा था, डबिंग हो चुकी थी और साउंड उसकी मिक्सिंग चल रही थी, तो हम नीचे से जो चाय देने हमें आता है, तो हमने उसको बोला कि जो उसके बाप बेटे थे जो चाय, हमने कहा आप पिक्चर को देख लो थोड़ी देर के लिए, आप एक बार देख के बताओ। तो 10 मिनट है, 10 मिनट देखी, उनको पिक्चर अच्छी लगी, लेकिन कुछ सवाल थे उनके पिक्चर में। फिल्म देखने के बाद उनके कुछ सवाल थे, तो मैंने उनको पूछा डिटेल में कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, उनको क्या समझ में नहीं आया। और जब मुझे वो चीज समझ में आई कि उनकी कहाँ दिक्कत है, तो मैंने लास्ट का जो क्लाइमेक्स है उसको रीशूट किया।
क्योंकि क्या है कि आप ये सोच के फिल्म नहीं बना सकते कि इसको अच्छा ये बंदा है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको अनवांटेड छोड़ दो, अनआंसर्ड छोड़ दो इस चीज को और आदमी समझ जाएगा। वो तबका बहुत कम होता है, वो 10 से 15% वो तबका होता है जो आप छोड़ दिया आपने क्लाइमैक्स और बोलोगे नहीं नहीं क्लाइंट समझ लेगा, सॉरी आपका जो ऑडियंस वो समझ लेगा, ऐसा बहुत छोटा तबका होता है। ज्यादा जो तबका होता है वो पूरा क्लियर कट क्लियर कट हल चाहता है कहानी का अंत में। और खासकर हम इंडियन ऑडियंस को आदत है कि हमें खाने के बाद डेजर्ट खाने की आदत है, तो हमें बिल्कुल एक सेटिस्फैक्टरी क्लाइमेक्स देखने की आदत है कि हम जब छोड़े फिल्म को तो हमारे मन में कुछ सवाल न रह जाए। तो वो सवाल आपके क्लियर होने चाहिए कभी भी फिल्म देखने के बाद। तो मैं अपनी उसी लो आईक्यू के हिसाब से कहानियां डिजाइन करता हूं और फिर ऐसे लोगों को भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि दुनिया देखिए और उसको समझ रही है कि नहीं समझ रही है। और अगर वहां पे कोई कमी होती है, कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा है फिल्म को देखते समय, तो उसको दूर करने की कोशिश करके उसको बिल्कुल इजी तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करता हूँ। ये मेरी एक कोशिश रहती है, व्यक्तिगत कोशिश रहती है कि सवाल किसी के रह ना जाए फिल्म में, क्योंकि मैं वहां पे रहूंगा नहीं जवाब देने के लिए। जी। माय क्लाइंट्स वाइफ की बात करें अगर, तो आपके 3 किरदार हैं। आपके जो क्लाइंट हैं, जो जेल में बंद है, मिस्टर रघुराम, उनके वकील मानस जी, और आपके क्लाइंट की वाइफ सिंदूरा जी। जो तीनों किरदारों के चारों तरफ जो कहानी घूमती है और बिल्कुल कहना होगा कि बहुत खूबसूरत काम किया है तीनों किरदारों ने, अपने अपने कैरेक्टर्स के साथ न्याय किया है। कितना आसान रहा इन किरदारों से वैसा काम निकलवा पाना और उनके साथ उसी खूबसूरती से काम कर पाना? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को इस तरह की कास्ट मिल जाती है, इस तरह की सपोर्टिंग कास्ट मिल जाती है, तो उसके लिए मतलब वो एक बहुत अच्छा उसके लिए होता है। बिकॉज अभिमन्यु सिंह बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं और अगर वो सपोर्ट नहीं करते, सब लोगों ने सरेंडर कर दिया था। मैं अगर वन लाइन में इसको समअप करूं तो सभी कलाकारों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। नरेशन सुनने के बाद जिसके जितने सवाल थे, डाउट्स थे, वहां तक जिसको क्लियर हो गया, उसके बाद सेट पे कभी किसी ने ना कोई सवाल किया, ना कभी किसी ने टेंट्रम्स दिखाए, ना कभी किसी ने परेशान किया। सब लोग टाइम पे आते थे, टाइम पे शूट करते थे। अगर किसी शॉट का 8वां टेक भी किसी का हो रहा है तो कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया कि प्रभाकर इसका 8वां टेक क्यों ले रहे हो। तो ये सपोर्ट अगर किसी एक्टर को किसी डायरेक्टर को उसकी कास्ट से मिल जाता है तो मुझे लगता है बहुत आसानी होती है एक अच्छी फिल्म बनाने में। और अगर आपको फिल्म पसंद आई है, अगर दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है, तो मैं इसका क्रेडिट उस कास्ट को दूंगा जिसने अपने आप को कंप्लीटली न्यौछावर कर दिया था। न्यौछावर में एक वर्ड यूज करूंगा, बिल्कुल सरेंडर कर दिया था अपने आप को कि प्रभाकर हम आपके सामने हैं, जो बुलवाना है बुलवा लो, जो करवाना है करवा लो। और अगर आज आपको उनका काम पसंद आता है तो कहीं ना कहीं ये उनका उसका क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन अगर कहीं उनके काम में कुछ कमी रह गई है तो ये कंप्लीट क्रेडिट मैं लेता हूं इसका, क्योंकि शायद फिर मैं उनसे उतना अच्छा काम नहीं निकलवा पाया। बट इसमें उनका कोई फ्लॉ नहीं है। शायद इसी को एक अच्छा डायरेक्शन कहा जाता है कि गलतियां जो है वो सब मेरी और अच्छाइयां जो है वो मेरी कास्ट की। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके प्रभाकर जी। और जिन अप एंड डाउन्स को झेलते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं और जिन हालात में आपने काम शुरू किया, एक शेर है मेरे जहन में, आपके लिए जरूर कहना चाहूंगा कि निगाहों में सिर्फ मंजिल थी, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में सिर्फ मंजिल थी, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने लाख कोशिश की बुझाने की, मगर चिराग मेरे आंधियों में भी जलते रहे। तो आपके ये चिराग जो है माशाल्लाह यूं ही जलते रहें और यूं ही रोशन करते रहें सिनेमा की राहों को, और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। कोई और बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूं आपके जहन में हो, कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसी बात फिल्म से जुड़ी हुई जो हम डिस्कस नहीं कर पाए हों, तो आप कह सकते हैं। आई थिंक सारी बातें तो आ गई। मैं यही बोलूंगा कि मैं सिर्फ फिल्म बनाने के लिए जीता हूं। मैं 24 घंटे फिल्मों के बारे में सोचता हूं और यही चाहता हूं कि जब तक अपनी सांसें चल रही हैं कुछ अच्छी कहानियां पीछे छोड़ के जाएं, बिकॉज वही आपका सबूत होगा कि आप इस दुनिया में पैदा हुए थे। तो चलिए जी। फिल्म लाइन में जो आता है उन्हें फिल्में जरूर बनानी चाहिए और हिम्मत करें और आए, बाकी सफलता असफलता ऊपर वाले पे छोड़ दें। किरदार बोलते हैं सिनेमा के लिए समर्पित एक यूट्यूब चैनल है और मेरा ये सौभाग्य है कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं।
आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। किरदार बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत अच्छा लगा। आगामी फिल्मों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस तरह भविष्य में भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, और अगली मुलाकात आपके सेट पे हो, आपकी कास्ट के साथ, आपकी पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ, और फिर से एक बड़ी खूबसूरत फिल्म हम आपकी देख पाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।